और अंततः 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इनके दो ही महत्वपूर्ण कार्य, अगर इनके शासनकाल के विषय में देखा जाए तो दो ही कार्य थे जो पूछे जाते हैं। इन्होंने पहला जो काम किया वो राम मोहन राय, जिन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था, इन्हें राजा की उपाधि दी। अपनी पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजा था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर, और ब्रिस्टल में ही फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी 1803 में 1833 में। तो यहाँ इन्होंने राजा की उपाधि दी। दूसरा इसके शासनकाल में 1835 में संपूर्ण भारत में मुगल सिक्के जो चलन में थे वो बंद कर दिए गए। यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं ब्रिटिश सिक्के। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली भारत में प्रारंभ हो जाती है और मुगल सिक्कों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जो भी रहा हो, अंतिम जो शासक हुए वे बहादुर शाह द्वितीय। टाइम पीरियड 1837 से 1858। यह 1 नवंबर महारानी की घोषणा के साथ, महारानी की जो 1857 में घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 में, उसी समय मुगल साम्राज्य को समाप्त घोषित किया गया और बहादुर शाह प्रथम, जिनका उपनाम जफर था, इस जफर उपनाम से ये शायरी या गजल इत्यादि लिखा करते थे। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई। स्थिति क्या थी कि 1837 में गद्दी पर बैठी, इस समय पेंशन भी समाप्ति थी। 1856 में मुगल शासक को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में यह कहा गया कि जो इनका आवास है लाल किला, उसे भी ये खाली कर दे। अपनी कमजोरी ये जानते थे, ये उसे खाली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इनको समय दिया गया था 1858 तक। लेकिन 1857 में ही क्रांति हो गई। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता स्वीकार किया। नेता इसलिए स्वीकार किया ताकि मुगल शासक के नाम पर छोटे छोटे जो रजवाड़े हैं वो यहां जुड़ जाए, इसलिए इन्हें नेता स्वीकार किया गया था। लेकिन जब 1857 में दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया गया और बहादुर शाह प्रथम बंदी बना लिए गए, तो यहीं से ये बंदी अवस्था में रहे 1858 तक। और 1858 में विक्टोरिया की घोषणा के साथ ही इन्हें रंगून निर्वासित किया गया, अर्थात काला पानी दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीजें थी। अगर हम लेटर्स मुगल यानी उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करें तो ये चीजें। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हल्के में कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। जैसे पहला, पतन के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अगर हम लोग पहला कारण इसमें देखें तो पहला कारण औरंगजेब का उत्तरदायित्व। ये भी दिखाई पड़ता है।
कारण यह था कि औरंगजेब ने संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेने के लिए विद्रोही भी बहुत ज्यादा बनाए। ये विद्रोही कैसे बने? जिन क्षेत्रों की या जिन रजवाड़ों के साथ इनके मित्रवत संबंध थे, उनमें भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने से वो रजवाड़े भी विद्रोही हुए। अगर हम लोग राजपूत विद्रोह की बात करें तो ये राजपूत विद्रोह औरंगजेब की अदूरदर्शिता का परिणाम था। ना औरंगजेब मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप करते, ना राजपूत विद्रोही होते। मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न में औरंगजेब का हस्तक्षेप करना राजपूत विद्रोह का मूल कारण था, जहां पर औरंगजेब को आर्थिक और सैनिक हानि दोनों हुई। दूसरा, संपूर्ण दक्षिण को विजय करने का प्रयास। ये भी इनकी दूरदर्शिता थी। दक्षिण के राज्यों के साथ अगर संधि हो सकती थी, उनसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी संधि के माध्यम से ही, तो वो ज्यादा सही था। वहां संधि किया जा सकता था, संधि करने के बाद उनसे थोड़ा बहुत लाभ लिया जा सकता था। लेकिन उन्हें जब प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना पड़ा तो वहां पर वहां की जनता विद्रोही हुई और उन विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब को अपने शासनकाल का लगभग 40% समय दक्षिण भारत में ही बिताना पड़ा। जैसे 1681 में औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर ने विद्रोह किया और उसी के विद्रोह के समय औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचते हैं। और जब उसके विद्रोह के समय औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो स्थिति यह थी कि इस टाइम के बाद औरंगजेब दक्षिण में इस प्रकार से फंस गए कि यह पुनः उत्तर भारत वापस ही नहीं आ पाए। इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन के नासूर ने तबाह कर दिया था, वैसे ही औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने तबाह कर दिया। क्योंकि दक्षिण में मराठे स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे। अहमदनगर शाहजहां के समय ही विलय कर लिया गया था, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों पर अधिकार औरंगजेब ने किया, जिनसे 1656 में औरंगजेब ने एक संधि की थी, जिनसे राजस्व भी लगातार प्राप्त हो रहा था और मराठों के खिलाफ ये मुगलों को सहयोग भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने इन पर आक्रमण करके इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इन लोगों ने मराठों के साथ भी संधि कर रखी थी, इसकी वजह से ये क्षेत्र सुरक्षित थे। लेकिन जब औरंगजेब ने इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया तो स्थिति क्या हो गई कि इन क्षेत्रों में भी मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा आक्रमण किया और भौगोलिक परिस्थिति, संपूर्ण दक्षिण की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों ने मराठों को इस युद्ध के लिए बहुत ज्यादा सहयोग किया और इस मराठा स्वतंत्रता संग्राम को औरंगजेब अपने जीवन भर दबा ही नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब की कुछ अदूरदर्शितापूर्ण नीति, कुछ उसकी धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के साथ जो हिंदुओं का सहयोग था, उस सहयोग को खत्म कर दिया। अगर हम लोग दरबारी उसमें देखें तो सबसे ज्यादा हिंदू अमीर इसी के समय में थे, लेकिन हिंदू अमीरों में भी अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें भी परिवर्तन हो गया था। औरंगजेब से पूर्व जो अमीरों में संख्या होती थी वो अधिकतर राजपूत अमीरों की होती थी, लेकिन औरंगजेब के समय में अमीरों की संख्या तो बढ़ी, परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन राजपूतों का नहीं बढ़ा बल्कि मराठों का बढ़ा। और मराठे औरंगजेब के प्रति राजपूतों जितने विश्वास पात्र नहीं बन पाए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। अगर उन्हें लगा कि औरंगजेब के खिलाफ या उसके साथ जाने में फायदा है तो औरंगजेब के साथ आ गए। जैसे उनको शिवाजी या मराठों के साथ राष्ट्र प्रेम की बात आई, वो तुरंत मराठों के साथ हो जाते थे। तो संख्या बढ़ी लेकिन
प्रभाव नहीं बढ़ पाया या नियंत्रण नहीं बढ़ पाया हिंदुओं पर। तो इनकी धार्मिक नीति ऐसी थी। दूसरा कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी। स्वाभाविक है, अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसमें थोड़ी सी भी योग्यता होती इतने बड़े शासन को चलाने के लिए। दरबारी गुटबंदी या औरंगजेब के समय जो भी उथल पुथल हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसको सुधारने का थोड़ा बहुत प्रयास बहादुर शाह प्रथम ने किया, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के बाद जो भी शासक आए सब अय्याश। कोई भी शासन को अपने हाथों में केंद्रित करने की क्षमता ही नहीं रखता था। प्रत्येक ने शासन दूसरों के हाथों में सौंपा और स्वयं भोग विलास और नशे में लग गए। तो अगर ऐसे शासक गद्दी पर बैठेंगे जिनके हाथों में स्वयं सत्ता की बागडोर नहीं होगी, तो फिर शासन नहीं चल सकता। तो ये कमियां थी। दूसरा, अभिजात वर्ग। का पतन। हम लोग जब अभिजात वर्ग की बात करते हैं तो हम लोग अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जब इनके समय में देखते हैं तो यह अभिजात वर्ग भी काफी ज्यादा योग्य था। इनमें भी योग्यता कूट कूट कर भरी थी। लेकिन औरंगजेब के पश्चात इसमें भी षड्यंत्रकारी ज्यादा हुए, विश्वास पात्र कम हो गए। षड्यंत्रकारी अमीरों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन विश्वास पात्र अमीरों की संख्या नहीं बढ़ी, बल्कि घट गई। तो जब अभिजात वर्ग का पतन हो जाए, जिस पर शासन की संपूर्ण बागडोर स्थित होती है, तो ऐसे में कभी भी किसी साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता या उस साम्राज्य को अस्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही उस साम्राज्य के रीढ़ होते हैं। और इनकी योग्यता कैसे आती? जब शासक योग्य हो, तो शासक खुद ही अयोग्य है, तो अभिजात वर्ग कहां से योग्य हो सकता था? गुटबंदी। औरंगजेब के समय से ही अगर देखें तो दरबारी गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन चूंकि औरंगजेब की योग्यता ने इस गुटबंदी को दबा रखा था, उसके समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी गुटबंदी करने की या ऐसा कुछ करने की, इसलिए यह गुटबंदी या दलबंदी जो था वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही यह गुटबंदी खुलकर सामने आई, और इस गुटबंदी ने यहां तक शासक निर्माता तक बन गए। जैसे ही शासक की मृत्यु होती थी, प्रत्येक अमीर किसी न किसी शहजादे का पक्ष लेकर के उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़ता था। तो जब अमीर ही आपस में लड़ने लगे, शहजादे ही आपस में लड़ने लगे, तो साम्राज्य का पतन स्वाभाविक था। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। अगर हम लोग हिंदू वो देखें तो इसमें यह होता है कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी। लेकिन अगर हम लोग हिंदू उसमें देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि कभी कभी राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित न कर अपने जीवित पुत्रों में सबसे योग्य को ही उत्तराधिकारी घोषित किया और उसको पब्लिक ने स्वीकार भी किया। लेकिन इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। कोई भी शासक हो सकता है, बस उसमें तलवार की शक्ति होनी चाहिए। जिसके पास तलवार की शक्ति वही शासक।
शाहजहां के समय भी वही हुआ, औरंगजेब के समय भी वही हुआ, और औरंगजेब के बाद भी लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। तो जब उत्तराधिकार के नियम का अभाव है, तलवार की शक्ति ही उत्तराधिकार के नियम का निर्धारण करेगी, तो हर उत्तराधिकार के शासक के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में कुछ योग्य भी मृत्यु को प्राप्त होते थे और अयोग्य भी मृत्यु को प्राप्त होते थे। शासन पर योग्य भी गद्दी पर बैठ सकता है और अयोग्य भी गद्दी पर बैठ सकता है। निर्धारण इस बात का होता था कि किसके साथ कितने ज्यादा अमीर सहयोग में खड़े। नेक्स्ट, मराठों का उत्थान। मराठों ने भी मुगल सत्ता के पतन में योगदान दिया। जब मराठों का उत्थान हुआ या शिवाजी ने एक साम्राज्य की स्थापना की, तो उस साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसके विस्तार में मराठे उठ खड़े हुए और इन मराठों को दबाने के लिए काफी ज्यादा आर्थिक और सैनिक, ये दोनों नुकसान मुगलों को उठाना पड़ा। इतना नुकसान उठाने के पश्चात भी ये मराठों को दबा नहीं सके और मराठों ने एक स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित की और बाद में मोहम्मद शाह के समय दिल्ली तक आक्रमण किया, संधियां भी की और शाह आलम तो इनके स्वयं संरक्षण में शासक बचे रहे। सैनिक दुर्बलता। आर्थिक दिवालिया। आर्थिक दिवालिया, जब हम लोग आर्थिक दिवालिया की बात करते हैं तो इसमें अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था के दोष भी आते हैं। कहा जाता है इस मनसबदारी व्यवस्था में जब अमीरों की संख्या बढ़ी तो भूमि की मात्रा तो नहीं बढ़ सकती थी। साम्राज्य तो जितना बड़ा उतना ही रहेगा, भारत जितना बड़ा उतना ही, भारत को तो हम फैला नहीं सकते। लेकिन जब अमीर बहुत ज्यादा हो गए तो स्थिति हुई कि इसमें जो मनसब दिए गए उस मनसब की संख्या तो बहुत बढ़ी, लेकिन जो क्षेत्र किसी मनसबदार को प्रदान किए जाते थे वो ऑलरेडी किसी न किसी मनसबदार के पास पहले से ही रहता था। ये दोष था एक, यानी अब जो भी अमीर थे उनकी आय निश्चित नहीं थी कि कितनी आय हो रही है। पेपर पे कुछ है, वास्तविकता कुछ और है। पेपर पे दे दिया गया कि उनको 4 लाख शहंशाही सिक्कों की एक जागीर दी जा रही है। जब वास्तविकता देखी गई तो पता चला कि वह जागीर ऑलरेडी 3 अमीरों में दी गई है। उस पर अधिकार कैसे किया जाता, तो जिनके पास है उन्हीं पास, या उसी में उनको 4 लाख की दी गई थी। पता चला 4 टुकड़े हो गए तो 1 लाख वाली जागीर पा गए। पेपर पे 4 लाख वाले, वास्तविकता में 1 लाख वाले। तो भाई जब जागीर की आय कम है, सैनिक भी तो उनके पास कम होते हैं। ये सब भी आते हैं। फिर औरंगजेब के समय जब देखा जाए तो औरंगजेब के समय स्थिति ये इतनी खराब हो गई थी कि मुगल बर्तनों को गलाकर सिक्के ढाले गए। सिक्के ढाले गए ताकि सेना को वेतन दिया जा सके। यानी स्थिति ये आ गई थी कि मुगल खजाना खाली हो चुका था। सेना व्यय, सैन्य व्यय इतना ज्यादा हो गया क्योंकि दक्षिण से मराठों के कारण राजस्व की प्राप्ति बहुत कम हो रही थी, बल्कि वहां सैनिक व्यय बहुत ज्यादा हो रहा था। साम्राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में औरंगजेब के दूसरे काल में, यानी 1789 के बाद वाले काल, 1689 के बाद वाले काल, अधिकतर क्षेत्र विद्रोहग्रस्त था
और उन विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई, सैनिकों को अग्रिम वेतन तक दिया, लेकिन उन विद्रोहों को दबा नहीं सके, तो वहां नुकसान ज्यादा हुआ, लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो वो एक दिवाला गया जो पतन का कारण हुआ। बाह्य आक्रमण, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली, इनके आक्रमणों में भी कहीं ना कहीं एक चोट तो की, लेकिन जब इनके आक्रमण हुए उस समय तक मुगल शासक काफी कमजोर हो चुके थे। पतन में इनकी हम गणना तो कर लेते हैं, लेकिन यह ऐसा समय था जब मुगल सल्तनत यानी शासक इतना कमजोर हो चुके थे कि एक छोटी सी सैन्य शक्ति भी दिल्ली पर चढ़ाई कर सकती थी। मात्र 1500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव प्रथम दिल्ली पर अगर चढ़ सकते हैं, तो नादिर शाह 1 लाख की सेना लेकर दिल्ली पर क्यों नहीं चढ़ सकता था। यानी इस समय तक मुगल शासक स्वतः ही बहुत कमजोर हो चुके थे और इनकी कमजोरी इन बाहरी शासकों ने भी उठाई। इन्होंने लूटपाट की, जो भी आर्थिक लाभ थोड़ा बहुत हो सकता था, खजाना जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी लेके चले। सैनिक को दुर्बलता, अब अगर हम इसकी बात करें, बिना अमीर की कोई भी सेना नेतृत्व प्राप्त नहीं कर सकती, और अगर अमीर योग्य ना हो तो सेना में भी योग्यता की कमी होगी। अगर अमीर के पास वेतन या पूंजी का अभाव हो तो सेना भी कमजोर होगी। और औरंगजेब के अंतिम समय में ये सारी चीजें मुगल सैन्य व्यवस्था में दिखाई देती है। अब अगर औरंगजेब को हम लोग सही मान लें कि औरंगजेब तक सब कुछ ठीक था, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम के पश्चात या बहादुर शाह के समय से ही यह व्यवस्था पूर्णतः सामने आ गई। इन छोटे सेना के बीच में भी दलबंदी इत्यादि खुलकर सामने आती है। तो ये कुछ कारण थे जो मुगल पतन के लिए जिम्मेदार थे, और इसके कारण मुगल समाप्त हुए और भारत में एक नई सत्ता जो बाहरी थी, ब्रिटिश थी, वो स्थापित हुई। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जिससे निजात बाद में मिला, वो लोग हम लोग मॉडर्न में देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोगों की समाप्त होती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रांतीय राज्यों के विषय